हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मेरे इस वीडियो में बात करेंगे कि हम केस स्टडी कैसे बनाते हैं। आप इसे एक फॉर्मेट भी समझ सकते हैं। इसी फॉर्मेट पे आप किसी भी टॉपिक पे केस स्टडी बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल में हमारे इस केस स्टडी की टॉपिक है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस मीन्स GDM। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखेंगे। तो डाटा में सबसे पहले पेशेंट का नाम आएगा, एज, सेक्स, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, हस्बैंड नेम, एजुकेशन, वार्ड नेम। वार्ड नेम में उस वार्ड का नाम लिखेंगे जहाँ पे जो भी पेशेंट है, जो भी फीमेल है, उसको एडमिट किया गया है। देन डेट ऑफ एडमिशन, जिस डेट को उसको एडमिट किया गया है हॉस्पिटल में। प्रोफेशनल और फाइनल डायग्नोसिस, हमें क्या डायग्नोस करना है, तो यहाँ हमें डायग्नोस करना है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। देन डेट ऑफ सर्जरी, अगर वुमेन की कोई सर्जरी प्लान की गई है तो उस सर्जरी की डेट यहाँ पे लिखेंगे, और अगर कोई सर्जरी नहीं है सो पेशेंट हैविंग नो एनी सर्जरी। इसके बाद से आता है चीफ कंप्लेन। पेशेंट क्या चीफ कंप्लेन कर रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, डिजीनेस फॉर 3 days, वीकनेस फॉर 3 days, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेस्ट एंड ड्राई माउथ। एंड हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, पेशेंट हैविंग अ डायबिटीज़ मेलाइटस, पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस है। अब उसके बाद से हम यहाँ पे पास्ट हिस्ट्री लिखेंगे, प्रेजेंट हिस्ट्री एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री एंड प्रेजेंट हिस्ट्री सर्जिकल हिस्ट्री। पेशेंट को अगर पास्ट में कोई भी डिजीज़ है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और अगर नहीं है तो नो सिग्निफिकेंट। अगर कोई पास्ट में उसकी सर्जरी प्लान की गई है या फिर हुई है तो वो यहाँ पे लिखेंगे, और प्रेजेंट में अगर जो डेट वहाँ पे मैं बता रही थी, अगर कोई सर्जरी प्लान की गई है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब आता है फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री में सबसे पहले हम फैमिली का टाइप लिखेंगे, न्यूक्लियर है या जॉइंट। गाइस मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर क्वालिटी क्लियर नहीं है वीडियो की तो प्लीज़ आप इसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। देन नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर मीन्स जो भी वुमेन है उसकी फैमिली में कितने मेंबर हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये फैमिली ट्री है, तो फैमिली ट्री में मैं बता दूं कि ये सिंबल है मेल का और ये सर्कल फीमेल का। तो यहाँ जो पेशेंट है, यहाँ जो वुमेन है, इसके एक सन और एक डॉटर है, ठीक है। तो अब इसके बाद से आता है फैमिली चार्ट। तो फैमिली चार्ट में क्या लिखेंगे, नेम ऑफ़ फैमिली मेम्बर, जो भी फैमिली मेम्बर है पेशेंट के उनका नाम ही होगा यहाँ पे, उनकी एज क्या है, सेक्स, अब पेशेंट से उनका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे लिखेंगे, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस में यहाँ मतलब जो भी रिलेटिव्स है उनका हेल्थ स्टेटस हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, अगर हेल्दी है तो हेल्दी, और अगर अनहेल्दी है तो अनहेल्दी। अब आता है सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री। यहाँ पे हम उसकी हाउसिंग कंडीशन लिखते हैं। सो यहाँ क्या है, हाउसिंग पक्का मीन्स पक्का मकान है या कच्चा। देन कितने रूम है, इनकम इन मंथ, पर मंथ में मंथली इनकम यहाँ पे लिखेंगे। वेंटिलेशन घर का कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या फिर नहीं है। पर्सनल डोज, पर्सनल डोज में हम यहाँ टीटी की डोज लिखते हैं कि जो वूमन है उसे टीटी की डोज प्रोवाइड की गई है या नहीं, और अगर प्रोवाइड की गई है तो कितनी डोज और कब कब प्रोवाइड की गई है, वो चीज़ हम यहाँ पर्सनल डोज में लिखते हैं। उसके बाद से आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम देखेंगे इसका जनरल अपीयरेंस। यहाँ क्या है, पेशेंट इज़ कॉन्शियस एंड लुक एंजियस। यहाँ पे हमें लिखना है कि पेशेंट कैसा दिख रहा है, बॉडी बिल्ड कैसा है उसका। देन एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, यहाँ पे हम मेजरमेंट जो है वो हाइट एंड वेट का करते हैं, जो कि मदर का होता है। देन हेड एंड फेस में, स्काल्प में स्काल्प क्लीन है, यहाँ पे हम क्या क्या देखते हैं, स्काल्प डैंड्रफ प्रेजेंट है या एब्सेंट है, हेयर कलर कौन सा है, देन एडिमा प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। आइज़ में विज़न, डिस्चार्ज, पिupil, ईयर, हियरिंग नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, कोई इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे लिखेंगे हम विथ कॉज और कौन सा इन्फेक्शन है वो, और अगर नहीं है तो एब्सेंट या फिर नो इन्फेक्शन।
देन नोज़ में सेंस ऑफ स्मेल नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल। देन जो नोज़ का जो एक्सटर्नल एरिया होता है, ये वाला पार्ट, वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल। देन ब्लीडिंग डिस्चार्ज, नोज से कोई ब्लीडिंग तो नहीं है। देन माउथ एंड टीथ, माउथ और टीथ में हम क्या देखेंगे, इसके लिप का कलर, टीथ कलर कैसा है, टेस्ट नॉर्मल या एबनॉर्मल। देन कैविटी, जो हमारी बक्कल कैविटी है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसमें कोई वुंड वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है। फिर नेक एंड चेस्ट में तो देखेंगे नॉर्मल है या एबनॉर्मल। अगर कोई भी नोड्यूल्स प्रेजेंट है तो फिर हम वो लिखेंगे, और अगर नहीं है तो नो फाइंडिंग ऑफ नोड्यूल्स इन नेक। ये हम नेक से लेके चेस्ट तक पूरा कर रहे हैं। देन रेस्पिरेटरी रेट इज़ 21 ब्रीथ पर मिनट। यहाँ पे हमको रेस्पिरेटरी रेट भी देखनी है। देन अब हम इसकी एक्सट्रीमिटीज़ देखेंगे। सो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो भी एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो नॉर्मल है या नहीं है। अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ आर, अब एक्सट्रीमिटीज़ का मीन्स आप समझ ही गए होंगे, जो भी हाथ पैर जो भी हैं उनके, वो नॉर्मल मोशन कर रहे हैं या नहीं। एब्डोमेन में इंस्पेक्शन में एब्डोमेन में इंस्पेक्शन करेंगे, पल्पेशन करेंगे, अस्कल्टेशन और परकशन। तो इंस्पेक्शन करके हम देखेंगे नॉर्मल है एबनॉर्मल। पल्पेशन में सॉफ्ट एब्डोमेन, एब्डोमेन हार्ड है या सॉफ्ट है। अस्कल्टेशन में हम उसका बॉवल साउंड देखेंगे, नॉर्मल है, प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है। देन परकशन में प्रेजेंट, नॉर्मल। जेनाइटल एरिया चेक करेंगे, जेनाइटल एरिया में कोई ब्लीडिंग तो नहीं है बाय द वेजाइना एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम यूट्रस। तो यहाँ हमको पूरा जेनाइटल एरिया चेक करना है कि वेजाइना और जो भी यूट्रस है वहाँ से कोई ब्लीडिंग डिस्चार्ज अब्सेंट है या प्रेजेंट है। सो अब देखेंगे एनी डिग्री ऑफ ग्लूकोज intolerance that first recognized during pregnancy. Then pregnancy normally increase insulin resistant placenta secretion of diabetogenic hormones including growth hormones, corticotrophin releasing hormones, placenta lactose and progesterone. अब यहाँ पे कोई और भी डिफिनीशन लिख सकते हैं जो कि आपको सुटेबल लगती हो या फिर इससे इजी हो। देन पैंक्रियाटिक इंसफिशियंसी, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। अब इसका रिस्क फैक्टर, मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए ये क्या है। रिस्क फैक्टर में सीवियर ओबेसिटी, फैमिली प्लानिंग ऑफ टाइप 2 DM, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ DM, मल्टीपल गैस्टेशन, मैटरनल एज मोर देन 25 ईयर ऑफ एज। देन स्क्रीनिंग में क्या है, लो रिस्क, नो नीड ऑफ रूटीन स्क्रीन, एवरेज रिस्क, रूटीन स्क्रीन टू एट 24 to 28 वेट। देन मैं इसके आगे ऐसे रोक दे रही हूँ, स्टॉप कर दे रही हूँ, आप देख लीजिए ये सब। अब फिलहाल अभी हमारा रिस्क फैक्टर ही है। रिस्क फैक्टर के बाद आएगा हमारा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर टाइमिंग लिखेंगे कि कौन सी टाइमिंग है। उसके बाद से फिर 100 ग्राम OGTT, देन 75 ग्राम OGTT। यहाँ हम 100 ग्राम में देख रहे हैं और यहाँ 75 ग्राम है। फास्टिंग में जब हमने टेस्ट किया तो यहाँ पे 95 आया है, जो कि नॉर्मल है हमारा 100, और उसके बाद से फिर 75 में 95, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद से आता है शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होता है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म में क्या क्या है, प्री एक्लेम्सिया, हाइड्रोमनियाज, मैक्रोसोमनियाज एंड लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज इन्फेंट, फीटल ओलिगोमेगाली, maternal and infant birth trauma, primary cesarean delivery, perinatal mortality, neonatal hypoglycemia, fetal abnormalities not. Then long term complication में increased risk of developing type 1 and 2 DM, increased risk of developing
cardiovascular disease, offspring at risk, higher risk of obesity, glucose intolerance, metabolic syndrome and क्यूटीज देख लीजिए। देन ये मैनेजमेंट, इसका ट्रीटमेंट। आप इसी फॉर्मेट पे कोई भी केस स्टडी बना सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे केस स्टडी चाहिए हो या फिर एमसीक्यू चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर बना दूँगी। देन अब यहाँ पे हम लेबर बताएंगे। लेबर में क्या है, A1 गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस रेमेन ग्लाइसीमिया विथ न्यूट्रिशनल थेरेपी एंड एक्सरसाइज अलोन induction between 40 to 41 weight. A2 gestational diabetes whose glucose level are medically managed with insulin or oral agent. Induction at 39 W. Fetal macrosomia, fetal weight more than or equal 4500 ग्राम्स यानी कि 4.5 kg. Cesarean section. Check maternal glucose level. Since intrapartum maternal hyperglycemia leading to an adverse neonatal outcome, prevent neonatal hypoglycemia. आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें जो पॉइंट इसमें से आप कुछ पॉइंट एडिट भी कर सकते हैं। देन आगे यहाँ पे ये पोस्टपार्टम मैनेजमेंट एंड पेशेंट इंफॉर्मेशन है, इसे आप देख लीजिए। डायग्नोस्टिक प्लान, एंड ट्रीटमेंट। देन अब आता है हमारा इसका मेन थिंग, एनसीपी। तो एनसीपी में क्या है, सबसे पहले असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन, रेशनल एंड इवेलुएशन। तो सबसे पहले असेसमेंट में क्या है, असेसमेंट में 2 होता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। तो मैंने सब्जेक्टिव डाटा नहीं लिखा है, अब यहाँ मैंने बस ऑब्जेक्टिव डाटा लिखा है, आप उसे देख लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ड्राई माउथ, वीक एंड पेल वाइटल साइंस, टेक एज फ्लो टेम्परेचर 36, पल्स रेट 86, रेस्पिरेटरी रेट 16 एंड बीपी 100/80। देन डायग्नोसिस में क्या है, रिस्क फॉर अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, बैकग्राउंड नॉलेज। Gestational diabetes mellitus is a form of diabetes that occur during pregnancy. Second is most common will no longer have diabetes after the baby is born. However, some women will continue to have high blood glucose level after delivery. It is diagnosed when higher than normal blood glucose. प्लानिंग में हम इसको 2 तरह से प्लान करेंगे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में पहले क्या है, आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ हेल्थ टीचिंग पेशेंट विल बी एबल टू नेबुलाइज्ड her understanding about gestational diabetes. Then after a week of nursing intervention, the patient will be able to demonstrate and improve behavior and lifestyle. Then intervention, teaching the importance of equality of meals and snacks where taking insulin. Second point क्या है, teach and demonstrate client to monitor sugar using a fiber stick method. Third one is discuss the type of insulin, doses and schedule. इस में क्या है,
ईटिंग वेरी frequent small meals improving insulin function. Second one is insulin need for the day. मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी चीज़ आप इंटरवेंशन में लिख रहे हैं, जो भी चीज़ आपने यहाँ प्लान की उसको फिर आपने इम्प्लीमेंट किया, देन उसका रैशनल क्या रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब इवैल्यूएशन में हमारा जो रिज़ल्ट क्या आता है प्लानिंग का, वो चीज़ हम इवैल्यूएशन में लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। देन इसके बाद से सेकेंड एनसीपी, आप यहाँ जानते हैं कि आप यहाँ आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा लिखना है असेसमेंट में। नर्सिंग डायग्नोसिस में आपको यहाँ पे डायग्नोज तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस ही करना है। देन अब बैकग्राउंड नॉलेज में यहाँ क्या क्या है, लेबर फर्स्ट अपीयरेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ इज़ डायग्नोस्ड यूजिंग एन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस। अब यहाँ आपको क्या प्लान करना है, उसकी लाइफस्टाइल को प्लान करना है, जो कि आपने इवैल्यूएशन में यहाँ लिखा है। और फिर इंटरवेंशन में क्या करना है, आपको रेफर टू अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन टू इंडिविजुअल डाइट एंड कंसल्ट रिगार्डिंग डाइटरी क्वेश्चंस। देन अब आपने इसको कंसर्न किया, फिर यहाँ क्या है, डाइट स्पेसिफिक इंसिडेंस नेसेसरी टू मेंटेन नॉर्मल ग्लूकोज एंड ऑब्टेन डिज़ायर वेट गेन। यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लान किया है उसके हिसाब से इवैल्यूएशन लिखना है, जो प्लान किया है उसके ऊपर आपने जो इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका रिज़ल्ट क्या आया वो यहाँ होगा। और फिर इन दोनों को मिला के इसकी इसको पूरा डायग्नोसिस, बैकग्राउंड नॉलेज, प्लानिंग, इंटरवेंशन और रैशनल के बाद पेशेंट की जो भी हेल्थ कंडीशन में जो इम्प्रूवमेंट आए होते हैं उसको हम इवैल्यूएशन में लिखते हैं। देन अब आता है हमारा बिब्लियोग्राफी। सो गाइस, अगर आपको किसी और टॉपिक पे एनसीपी या फिर केस स्टडी चाहिए होगी तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कमेंट करके। थैंक यू।